देखना चाहिए आपको सबसे पहले? स्लो स्टेप। याद आया किसी को? स्लो स्टेप रिएक्शन, ये डीपीपी दिया जा चुका है पहले, उसमें का है, ठीक है। तो स्लो रिएक्शन वाले रिएक्शन को ध्यान से देखिए। कर रहा हूं, इधर मिल गया था, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। स्लो रिएक्शन और इधर मिल गया था ना, इधर है सबके पास, लड़के है। चलिए स्लो रिएक्शन को ध्यान से देखिए। स्लो रिएक्शन में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। स्लो रिएक्शन वाला ये है, केवल और केवल स्लो रिएक्शन को ही देखना है। स्लो रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, बोलो के, ये ए आया और ये क्या आ गया बेटा, बी आ गया। चेक करिए क्या ए और बी रिएक्टेंट के हिस्से में है, मतलब यही होगा रेट। स्लो रिएक्शन को देखना है, उसका जो रेट आता है वो लिखना है। ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन ही पूरे रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, पढ़ाया था, बताया था। स्लो रिएक्शन की तरफ फोकस करना है। फोकस किस पे करना है? केवल स्लो रिएक्शन। जो भी स्टेप स्लो होगा वही सही है। दूसरे रिएक्शन की तरफ आ जाता हूं मैं, मेरे पास भरपूर जगह है तो मैं यहां पे सॉल्व कर सकता हूं। आप लोग सब नोटिस कीजिएगा, ये डीबीपी निकालिएगा। क्वेश्चन डीबीपी नंबर 4 है ये स्लो है। स्लो को मैं लिख रहा हूं बेटा R इज इक्वल टू के, ये क्या लिखा है बेटा B2, और ये क्या लिखा है बोलो बेटा A। अब ध्यान से देखिए, क्या रिएक्टेंट वाले पोजीशन में A है? नहीं है। B2 तो है मगर A2 है, मेरे को A2 चाहिए, A वाला हिस्सा गलत हो जाएगा। तो A को A2 में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, और रिप्लेसमेंट यहां से किया जा सकता है। ये पिछली क्लास की थोड़ी सी भी अगर मेमोरी आपको हो तो आप समझ जाओगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको मैं, इस A को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल्स टू R ऑफ B। RF इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा KF A2, ये आ जाएगा बेटा A2, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो बेटा KB, और ये A और A 2 बार है इसलिए A को स्क्वायर कर दे रहा हूं। मेरे को A चाहिए क्योंकि यहां पे उस A को मैं पुट करूंगा। तो ध्यान से देखो KF डिवाइडेड बाय KB, और ये आ जाएगा बेटा A2। A2 इज इक्वल्स टू ये आया बेटा A का स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये हटेगा और इस पूरे का हो जाएगा क्या बेटा अंडर रूट। अंडर रूट को हम कहते हैं KF डिवाइडेड बाय KB, और ये A2 की पावर 1/2। अंडर रूट को 1/2 कहते हैं। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अब इस इक्वल हो गया किसके बेटा A के। अब इस वाले हिस्से को अपन यहां पे पुट करेंगे। देखिए कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर KF डिवाइड बाय KB को आपने उस पर भी तो लिखना चाहिए था आपको अंडर रूट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का अंडर रूट भी क्या होगा? हालांकि वैल्यू अलग हो जाएगी मगर होगा तो कांस्टेंट ही ना। तो इसीलिए KF KB को यहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है। फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आया वो कुछ ऐसा आया, K, ये B आया बेटा, और KF डिवाइडेड बाय KB लिख दिया बेटा मैंने, KF डिवाइडेड बाय KB, और यहां पे क्या लिख दिया बेटा A। KF डिवाइड बाय K को यहां पे इंटू कर दिया, इज इक्वल्स टू ये हो गया बेटा K डैश, और फाइनली ये आया A 2 की पावर 1/2, और यहां पे आया बेटा B2। आपसे पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो इसकी पावर 1/2 है प्लस 1 है, इज इक्वल्स टू आ गया 1.5, और ऑप्शन में है भी 1.5। थोड़ा सा कन्वर्जन करोगे तो अपने आप हो जाएगा। किस पे फोकस, किस पे करना है आपको? स्लो पे, केवल स्लो पे। अगला क्वेश्चन चाहे तो लिख सकते हो, वहीं साइड में जगह है तो। KF KB को छोड़ दिया करो, उसके बारे में मत सोचा करो। जो रिएक्टेंट की पावर आ रही है उस पे फोकस किया करो। बताया था पिछली क्लास में, थोड़ा भी अगर ध्यान होगा तो।
तुम लोग तो और भी लोग खड़े थे क्या रे नीचे? इतने ही थे बेटा। तुषार गेट बंद करके आना बेटा। B2 तो है ही ना बेटा, B2 है यहाँ, ये A2 है बेटा। हाँ यहाँ भी B2 आएगा बेटा। कैसे मैडम, गई नहीं तुम? भेजे नहीं घर वाले? अच्छा, 10th में गई थी इसलिए 12th में नहीं जा रही हो? अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर से मेरा मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? यदि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो फोकस किस पे होना चाहिए? केवल स्लो स्टेप है। क्या बोल रही थी तुम? ये स्लो स्टेप है, मैंने लिखा बेटा R इज इक्वल टू के, यहां पे B लिख दिया बेटा और यहां पे A2 लिख दिया। रिएक्टेंट में B है मगर A2 नहीं है, 2A है। तो ऐसा कोई रिएक्शन ढूंढो जो A2 को किस में कन्वर्ट करे? 2A में कन्वर्ट करने वाला, वो ये है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या बेटा, देखो RF डिवाइडेड बाय RB, KF A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KB A2। यस और नो? मेरे को A2 नहीं चाहिए, मेरे को A2 का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, KF डिवाइडेड बाई KB A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2। अब इस A2 के रिप्लेसमेंट को मैं यहां पे पुट करूंगा तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा R इज इक्वल्स टू K इंटू KF डिवाइडेड बाई KB, यहां पे आएगा B और यहां पे आएगा A स्क्वायर, और ये फाइनली हो जाएगा K डैश A स्क्वायर और B। A भी है और B भी है, दोनों का दोनों है। तो अगर ऑर्डर मुझसे कोई पूछेगा तो ऑर्डर क्या बोल दूंगा बेटा, ये 2 है प्लस 1 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, और ऑप्शन में है B3। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, कॉम्प्लेक्स स्टेप वाला देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, पन्ना पलटो दिख जाएगा। पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था। आप कहां गायब हो जाते हो? ठीक है ठीक, कुछ नहीं बोलता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन देने वाला, सेकंड स्टेप और रेट डिटर्मिनेशन, मतलब ये कैसा है दोस्त, लो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, R इज इक्वल टू के NO B2 और ये क्या हो जाएगा बेटा NO। ध्यान से देखो, रिएक्शन में ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसेस ऑफ NO विथ BR टू फॉर्म NOBR, मतलब द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO के रेस्पेक्ट में कितना है। तो ये NOBR2 को हटा देते हैं पहले, यहां से NOBR2 को हटाओगे तो ये दिख रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये बोलो PR और NO में। तो नया R आ जाएगा, R इज इक्वल टू के। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूं, NO फिर NO और BR, K डैश लिख दिया, मतलब समझ गया ना कहां से आए। ये हो जाएगा NO का स्क्वायर और BR। मगर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, NO के रेस्पेक्ट में, केवल NO के रेस्पेक्ट में कितना है, तो NO के रेस्पेक्ट में कितना है 2, और O के रेस्पेक्ट में कितना है, बस। ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ भी रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, NO, केवल NO को फोकस करो। तो NO की पावर क्या आ रही है, NO का पावर क्या आ रहा है, उसी को पूछ रहा है आपको। डायरेक्ट ऐसे NO का पावर क्या आ रहा है ऐसा नहीं पूछ रहा, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ रहा है, तो ऑर्डर क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
NOBr इज इक्वल्स टू, है ना, यहां पे लिख देता हूं, NOBr इक्वल टू KF डिवाइडेड बाई KB NO और Br2, ऐसा ऐसा लिख सकते हो आप, NO और Br2 ऐसा लिख सकते हो। यहीं से मैं इसको लेकर आया हूं NOBr की जगह, चिंता मत करिए, आ जाएगा समझ। पिछली क्लास में ही करा देना था मुझे, हाथों हाथ समझ आ जाता, भूल जाते हो ना आप लोग घर जाके। अगला टॉपिक बंद कर रहा हूं मैं, इसको कर दूं, चलिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आज देखना है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। टॉपिक का नाम लिखिए आप लोग, लिखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टॉपिक का नाम लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लिखा। अब जो नया जो टॉपिक आज जो सबसे पहले जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला क्या देखना है बेटा, बोलो बोलो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होता है? जिसका ऑर्डर क्या हो बेटा, जीरो, जिसका ऑर्डर क्या हो बेटा, जीरो। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ के क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ, पढ़ रखे हो आप लोग, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, हाँ या ना, गलत तो नहीं बोल रहा, आसान। ऑर्डर जीरो होगा और यूनिट क्या होगा बेटा, के का, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको बोला जाएगा जिसमें रिएक्टेंट उसके कोई काम का नहीं है। मतलब अक्सर हम लोग रिएक्टेंट की पावर कुछ लिखते हैं, जीरो ऑर्डर में वो रिएक्टेंट कोई काम का नहीं है। इसके टोटल 5 एग्जाम्पल हैं, पांचों एग्जाम्पलों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, जितने भी ऐसे रिएक्शन जिसमें एच न्यू का यूज हो रहा है, मतलब सनलाइट का यूज हो रहा है, वो सारे रिएक्शन में जिसमें भी एच न्यू का यूज हो रहा है वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसका ऑर्डर उसके रिएक्टेंट पे नहीं, सूर्य की रोशनी पर डिपेंड करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2, दोनों के दोनों गैस है और दोनों मिलकर एच न्यू की उपस्थिति में HCl बना रहे हैं, ये भी गैस है। दूसरा है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट नहीं है ये, प्लेटिनम है और जितने भी हीट, N2 गैस प्लस 3H2, ये सब जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन। और भी एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, रिएक्शन बिटवीन एंड एसीटोन एंड ब्रोमीन। इसके बाद है बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ HI, एग्जाम्पल नंबर 4, डीकम्पोजिशन ऑफ HI
decomposition of HI on gold surface. ये कुछ रिएक्शन है। एक और है एग्जांपल नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं। चलो, यस, adsorption of gas at metal surface। ये कुछ रिएक्शन है बेटा जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 0 होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, 0 होता है। ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे, मतलब इसको पढ़ना है क्या? हाँ, इसको पढ़ना है। सर इसको याद रखना है क्या? हाँ, इसको याद रखना है 100%। मतलब ये वो रिएक्शन है जिनके बारे में आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है, मतलब एग्जांपल्स को याद रखना है। टोटल 5 एग्जांपल है, पांचों एग्जांपलों को आपको याद रखना है। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है नहीं बेटा? क्या नाम है बोलिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल है भाई? 5 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है भैया? सनलाइट में होने वाले सारे रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन सनलाइट में होते हैं। दूसरा क्या है बेटा? अमोनिया का डिकम्पोजिशन। तीसरा HI का डिकम्पोजिशन इन गोल्ड सरफेस। देख रहे हो ना? देख पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन। और पांचवा है क्या बेटा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब है एक लेयर चढ़ जाना, धूल मिट्टी का। किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन, गैस का एडजॉर्प्शन हो जाना। मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन ही है। क्या बात हो रही है रे? कहाँ है तुम्हारी दोस्त आशी? क्यों नहीं आई वो? दूसरे बैच में आएगी, ऐसी है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं, आप बचा था क्या लिखना? हाँ, लिख लो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब है इंटीग्रेशन करना रेट इक्वेशन को। आप क्या पढ़ रहे हो पता है ना? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लो जाए ऐसा समझते हैं, ये ए है, यदि ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है मान लो जाए, तो इसको देखकर बताइए रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे? बताओ। R इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? -d/dt A लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? यस और नो? और यदि आप कहते हो मुझे ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई? 1। और यदि आप खुद कह रहे हो मुझे कि आप रेट इज इक्वल टू 0 है, तो आप ऐसा लिख दोगे। गलत तो नहीं बोल रहा, बताना क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हो? कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो? 0 ऑर्डर। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन हो गया। अगर LHS सेम है तो RHS ऑल्सो शुड बी सेम। तो दोनों को मैं इक्वल करके लिख सकता हूं। हाँ, d/dt A इज इक्वल टू K A की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब मैं t को और माइनस को उधर पे भी शिफ्ट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? देखो, d ऑफ A इज इक्वल टू -K dt। समझ आया क्या किया मैंने? नहीं आया? क्या आया?
मैंने टी को उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दिया। ध्यान दो, अब चूंकि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हो, इसलिए मैं दोनों साइड क्या कर दे रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। टी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आप सब पढ़े लिखे लोग, आप लोग बताओ, टी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ए हो जाएगा, गलत तो नहीं लिख रहा, इज इक्वल्स टू माइनस और के को बाहर लिख देता हूं, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और प्लस आ जाएगा सी। व्हाट इज सी? यस, ये जो सी है इसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है बेटा? और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं पता है? कैसे निकाल सकता हूं? इस टी की वैल्यू को 0 रख के, पुट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, 0। यहां जैसे 0 रखा, इसको जैसे ही 0 रखा, याद करने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। आप रिएक्टेंट को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। t इज इक्वल्स टू 0 पर ये क्या था, ये था a नॉट विच इज इक्वल टू 100%। कुछ याद आया क्या? इसी के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो जाएगा, a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जल्दी से बताओ, a नॉट। अब इस c की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, कर सकता हूं मैं। जब सी की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा तो ये एक नया वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। के टी को उधर, ए नॉट को इधर शिफ्ट करूंगा तो के टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो बेटा, a माइनस ए नॉट, ये आएगा। और k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा बोलो, सॉरी माय मिस्टेक, ए नॉट माइनस ए आएगा, मेरी गलती है। इसको इधर लेके आऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ए नॉट रहेगा और इस पे माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस। फाइनली ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी, दैट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। के की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम रेट इक्वेशन बनाते हैं हमेशा, और वो भी कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहां पे k की एक वैल्यू आई, खत्म हो गया। अब अगर मैं देखना चाहूं कुछ ग्राफ्स के बारे में, किसके बारे में बेटा, ग्राफ के बारे में, तो सबसे पहला ग्राफ मैं किसके किसके बीच बनाऊंगा बेटा, a नॉट एंड t के बीच में बनाऊंगा। अगर चलो a नॉट नहीं करते, a एंड t के बीच में बना देते, चलो a एंड t के बीच में बना देते। a और t वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं। a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो बेटा, माइनस के टी प्लस सी। इस इक्वेशन को देखकर मुझे लगता है कि जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, जिसका स्लोप माइनस में होगा। किसी भी ग्राफ को समझने के लिए उसमें दो चीजों की जरूरत होती है, पहला होता है एक्सिस, ये हो गया a, और ये हो गया t। और ये जो दिख रहा है आपको प्लस सी, t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर आपको यहां पे एक बिंदु मिलेगा, ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा c। इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, इसका नाम है इंटरसेप्ट। क्या नाम है बेटा बोलिए। और ये ग्राफ मिल रहा है आपको, यही है वो ग्राफ जो ये दिखा रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर। ये जो ग्राफ है स्लोप नीचे की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके स्लोप में है एक निगेटिव का हिस्सा जिसका नाम है माइनस के। इसको नए पेज में थोड़े अच्छे से बना देता हूं मैं ताकि आप और अच्छे से समझ सको। ये यहां से चालू होके यहां पे खत्म हो रहा है, ये जो हिस्सा है
ये सी है, जिसे आप क्या बोल रहे हो बेटा, इंटरसेप्ट। किसी भी ग्राफ में सारी जानकारी होती है, एक ग्राफ को देख के उस इक्वेशन को आप बना सकते हो, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। फॉर्मूले में क्या आया, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। सी ही इक्वल टू किसके इक्वल टू था, याद करने की कोशिश करो, ए नॉट के इक्वल था। और इस तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। और ये जो है ये स्लोप है विच इज इक्वल टू माइनस के। किसी भी इक्वेशन को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये इक्वेशन ऐसे बनेगा। मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन की सारी बातें उस ग्राफ में होनी चाहिए। चेक करो है क्या, एक ए है एक टी है, टी ही के पे डिपेंड कर रहा है और के जो है वो निगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। स्लोप, स्लोप का मतलब ढाल। और t इज इक्वल्स टू 0 करने पे जो बच रहा है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं विच इज इक्वल टू सी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा a इज इक्वल्स टू 0 रखने पे, सॉरी t इज इक्वल्स टू 0 रखने पे c इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a नॉट आएगा, इसलिए a नॉट को भी डाल दिया मैंने, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो दूसरा माइनस डी बाई डी टी, या चलो माइनस माइनस करूं कि नहीं करूं, चलो कर देते छोड़ो। ये आता है क्या आपको देखना, चलो छोड़ो, एक काम करते हाफ लाइफ देखते हैं, क्या देखेंगे, हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ का मतलब होता है आधा, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, वाह सर क्या बताया आप, आधा जीवन। मैं आपको समझाता हूं आधा जीवन का मतलब क्या है। देखिए हाफ लाइफ का मतलब यह है कि ये जो आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट करने के समय t इज इक्वल टू 0 था, इस समय आपकी मात्रा t नॉट थी, और वो समय जब ये a नॉट किस में कन्वर्ट हो जाए, a नॉट डिवाइडेड बाई 2, वो समय कहलाता है t हाफ। मतलब जब रिएक्टेंट की मात्रा अपने प्रारंभिक की आधी हो जाती है, अपने इनिशियल का हाफ हो जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, हाफ लाइफ। सिंपल है। वापस से इक्वेशन को लिखना चाहता हूं मैं, k इज इक्वल टू क्या था बेटा, a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, t। k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a नॉट डिवाइडेड बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा t हाफ। t हाफ मतलब आधा समय, जब रिएक्टेंट, वह समय जिस पे रिएक्टेंट क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। थोड़ा भी अगर मैथ्स आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, k इज इक्वल टू a नॉट मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/2, और पूरे का डिवाइडेड बाई आ रहा है t हाफ। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, हाफ। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a नॉट डिवाइडेड बाई 2t हाफ। दैट इज द इंटीग्रेटेड rate equation, the value of k for half life। अगर मैं चाहूं तो यहीं से t हाफ भी निकाल सकता हूं, कैसे, t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट डिवाइडेड बाय 2k। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो t हाफ है ना किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। नोटिस करो, देखो ध्यान से, अगर मैं रेट लिखूं, रेट रेट, ये रेट है R, और ये हमारा कंसंट्रेशन, एक ग्राफ है समझना,
r इज इक्वल्स टू के, a की पावर आपने क्या लिखी थी, 0 हट गया तो क्या आया, r इज इक्वल्स टू क्या आया। तो r और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, क्या इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यदि मैं इस ग्राफ बनाऊं r और कंसंट्रेशन के बीच, तो r तो कांस्टेंट है जी, ये है, ये क्या है k, r इक्वल के। आप कंसंट्रेशन के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको k ही मिलेगा। चाहे आप इस वक्त यहां पहुंच जाओ कंसंट्रेशन के इस हिस्से में, तो भी आपको k यही मिलेगा, ये इतना ही मिलेगा, कम नहीं हो रहा, ना कम हो रहा है ना ही ज्यादा हो रहा है, फिक्स है। किसी भी हिस्से में चले जाओ फिक्स है। r इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, k। ये जो लाइन है r और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है, ये बताता है आपको कौन सा, 0 ऑर्डर। क्या बताता है बोलो। ठीक इसी तरीके से मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए नॉट। आपको अजीब लगेगा देख के, क्यों अजीब लगेगा बता रहा हूं। देखिए टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या है, ए नॉट डिवाइड बाई 2k। मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, क्योंकि k का तो नाम ही कांस्टेंट है जी। तो यदि ग्राफ में रिप्रेजेंट मैं करूं, तो अगर इस तरफ टी हाफ हो और इस तरफ ए नॉट हो, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा ना। ये सब कभी पढ़े हो, देखे हो कभी ये सब, ग्राफ के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा था। लीनियर ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक क्या होता है, हाइपरबोलिक क्या होता है, सब देखा है कभी। तो ये लीनियर है, लीनियर एंड इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन, क्योंकि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। और यदि मुझसे कोई पूछे सर स्लोप क्या है, थोड़ा बताओ ना स्लोप, ये है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल, और ढाल हमेशा और हमेशा आता है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन है बचा हुआ, ये। कोई भी ग्राफ उस इक्वेशन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, याद रखना हमेशा। उस ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में 3 चीजें होती है। एक होता है एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरा होता है उसका स्लोप, और तीसरा होता है उसका एरिया। फिलहाल एरिया का कोई काम नहीं, तो जो भी देखना है वो स्लोप को देखना। तो वो कोई भी इक्वेशन आप लिखो, वो इक्वेशन उस ग्राफ के साथ क्या होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो यदि मैंने लिख दिया, एक तरफ मैंने टी हाफ लिख दिया और एक तरफ ए नॉट लिख दिया, तो बचा हुआ हिस्सा जो बच रहा है वही स्लोप है। कौन बच रहा है, देखो ना ध्यान से। अगर ए नॉट और टी हाफ को हटा दूं तो 2k बच रहा है, वो भी 1/2k, वही स्लोप है। कारण सुनो, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर में कौन है, टी हाफ, और बेस में कौन है। इस इक्वेशन को देखो, यदि टी हाफ के नीचे मैं ए नॉट को ले जाऊं तो क्या बचेगा, यही समझा रहा हूं। 1/2 ये ऐसा होता है, इसीलिए बोलते हैं स्लोप जो है अपने आप आ रहा है। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप आ रहा है। टेन थीटा किया मैंने, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, परपेंडिकुलर में टी हाफ था, ए नॉट किया डिवाइड में, तो ये अपने आप आ गया, वही स्लोप है। यही समझा रहा था। किसी भी ग्राफ में वो पूरी चीजें रिप्रेजेंट होंगी जो वहां पे अवेलेबल है।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूटेगी, सब कुछ रहना चाहिए। समझ में? तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट, मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। एक खत्म हुआ अभी। इसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो नोट करो इसको पहले। अब अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि आपका ऑर्डर फर्स्ट है, कौन सा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि ऑर्डर फर्स्ट है मतलब पावर क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं A या 1 N2O5 4NO2 प्लस O2। दूसरा NH4 NO2 that gives N2 plus 2H2। तीसरा CS3COOC2H5 plus H2O that gives CS3COOH plus C2H5OH। चौथा 2H2O2 2H2O plus O2। और पांचवा ऑल रेडियो एक्टिविटी डीके। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना है जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और अल्फा बीटा गामा रेज निकलने लगते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका पूरा विस्तार फिजिक्स में है कि कैसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। चैप्टर का नाम है एटम एंड न्यूक्लियस। आप लोग पढ़ोगे आगे चल के। एटम एंड न्यूक्लियस डिलीट नहीं हुआ है। उस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ोगे ये सारी चीजें कि कैसे अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहा है, क्या रीजन है, N/P क्या होता है, ये सारी चीजें। हो गया हो तो आगे बढ़े। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये एग्जांपल नोट कर लिया सभी ने? अब मैं शुरू कर रहा हूं भाई, ध्यान देना, मजा आएगा। क्या पढ़ रहे हो आप? फर्स्ट ऑर्डर। मान लो चाहे ए किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, तो कायदे से मेरे को क्या लिखना चाहिए? माइनस d/dt ए लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। और R इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए बेटा, बोलो? K और A लिखना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इधर ध्यान दो, ध्यान हटी और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। सब पेन छोड़ दो अभी और ध्यान दो, कुछ समझ नहीं आएगा नहीं तो। देखिए LHS सेम है तो RHS ऑल्सो शुड बी। सब पेन छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, फेंक के मार दूंगा मैं पेन वेन। ये सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, तो मैं सेम कर रहा हूं भाई। माइनस d/dt A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? A। माइनस को उधर, dt को उधर और A को इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। क्या क्या बोला मैंने, देखो। d ऑफ A को इधर, इसके डिवाइड में मैं A को लेके आ रहा हूं और इज इक्वल्स टू में क्या लेके जा रहा हूं? माइनस K dt। कर सकते हैं ऐसा? क्या लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? मत करो, ध्यान दो। देखो A को इधर लेके आया, T को उधर लेके आया, माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना? कर सकता हूं ऐसा? कर सकता हूं। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं, ध्यान दे। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तुषार, बताओ?
हाँ बस भाई बस बस ln x, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दो। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो आप बताइए 1/a dA का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln a, शानदार। तो ln a आ गया दोस्त, और इस इक्वल टू में देखो ये माइनस के तो कांस्टेंट है, तो माइनस के dt का इंटीग्रेशन t प्लस में क्या आ गया बेटा? c आ गया। सिंपल। अब मैं निकालूंगा एट t इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू 0 में ये वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा मैं? 0। तो c इज इक्वल्स टू आ गया ln a। a नहीं आएगा, a नॉट आएगा, बता चुका हूं पहले। इनिशियल को a नॉट बोलते हैं। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 c इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln a नॉट। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया? ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी और प्लस ln a नॉट। क्या है? के टी को इधर और ln a को उधर शिफ्ट करूंगा मैं, तो ये आ गया के टी इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखो, log x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू होता है log x माइनस log y। आता है ना? तो आप बताओ यहां पे आपने क्या लिखा? यहां पे आपने लिखा kt इज इक्वल्स टू, यहां पे आपने लिखा log a नॉट और माइनस में है a। तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ये log नहीं है, ln। ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, log 10। ये नेचुरल लॉग है, log 10 बताया था इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चा kt इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 a नॉट डिवाइडेड बाय और इसका कंसंट्रेशन। बट मेरे को तो k चाहिए ना, तो t को हटाऊंगा मैं और k को लेके आऊंगा, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 a नॉट डिवाइडेड बाय a। That is the value of k for integrated rate equation of zero order, sorry first order। अब एक एक कर करके ना ग्राफ को समझते हैं, वही सबसे मुश्किल काम है, ग्राफ को समझना। अगर मैं सबसे पहले ग्राफ जो है वो ln और t के बीच में, ln a और t के बीच में खींचने की कोशिश करूं, ग्राफ नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। ग्राफ नंबर 1 कंसंट्रेशन और t के बीच। अब कंसंट्रेशन तो अकेला है ही नहीं, कंसंट्रेशन के साथ तो ln है। अगर मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखो kt इज इक्वल्स टू ln a प्लस c। ये ठीक है ना, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। ये ऐसा कर लेते हैं हम, ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, और c इज इक्वल्स टू a नॉट है, ये तो हमें पता है, हमने प्रूव भी किया। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? विथ नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि c है, जब तक c रहेगा स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होगा। अब आइए ग्राफ को समझते हैं एकदम ध्यान से।
ये है मेरा ln a, और ln a में मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 पर। इसका नाम है a नॉट, कंसेंट्रेशन ऑफ a नॉट। a नॉट नहीं लिखना चाहिए मेरे को, कायदे से क्या लिखना चाहिए, ln a नॉट लिखना चाहिए, क्योंकि आपने इधर पे क्या लिखा है, ln की वैल्यू लिखी है। और इस तरफ कौन है आपका समय कालखंड, ड्यूरेशन है। ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू ln a नॉट, अभी भी देखा था। और जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के। आप इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन में माइनस के है इसलिए माइनस के लिखा। फिर माइनस के कैसे प्राप्त करना है मैं आपको बता चुका हूं। इस ln a को t से डिवाइड कर दो, tan थीटा आ जाएगा, माइनस के आ रहा है। c कैसे लेके आएंगे, t इज इक्वल टू 0 रख के, t इज इक्वल टू 0 रख के ln a नॉट आएगा। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ये देखो, ये आपने लिखा है ln a नॉट। ग्राफ नंबर 1, इसी ग्राफ पे मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं, सब कुछ सेम है। कैसे सब कुछ सेम है जरा देखो, सब कुछ सेम, पूरा क्लोन कर दे रहा हूं, एकदम क्लोनिंग। मेरी बात को समझ जाना, मजा आएगा। समझ गए तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं ना ln को हटा के ना यहां पे log कर रहा हूं, log 10 कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही फर्क। यहां पे भी ln को हटा के मैं क्या कर रहा हूं बेटा, log 10 कर रहा हूं। स्लोप में क्या फर्क आएगा पता है, सब कुछ सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 2.303 आ जाएगा। अब ऐसा इसीलिए हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं ना इक्वेशन को, आपको देखो जुबान से बोलने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूं। देखो इधर ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। हाँ या ना, ऐसा ही था, यस और नो। दोनों साइड में log 10 कन्वर्ट कर रहा हूं, दोनों साइड। यहां पे आ जाएगा 2.303 log 10 a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2.303 log 10 a नॉट। पूरे इक्वेशन में 2.303 का डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन में। ये कट गया, ये भी कट गया, और इसके डिविडेंड में 2.303 आ गया। आता है ना समझ में ये चीज। तो ये देखो क्या आया, log 10 a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303 t प्लस log 10 a नॉट। ये फर्क आया, स्लोप चेंज हो गया, अपने आप हो रहा है भाई, मैथमेटिकली हो रहा है। स्लोप में क्या अंतर है, के डिविडेंड में क्या आ गया, ये अपने आप आ रहा है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता है ग्राफ, दिखाऊंगा आपको। पहचानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वेशन को देखकर स्लोप समझना है। log दिया है कि ln दिया है, दोनों को समझना। अब ना मैं आपको वो इक्वेशन करवा रहा हूं जो आप लोगों को थोड़ा सा विचित्र लगेगा, अजीब लगेगा। कैसे, ध्यान से देखो, ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, ऐसा कर रहा हूं। इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, ला सकता हूं ln a माइनस ln a नॉट। फालतू के कमेंट्स मत किया करो। ln a डिवाइडेड बाय a नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस के टी। अब देखो एक चीज जो आप लोग थोड़ा सा नहीं समझते हो अभी, वो बता देता हूं क्या है। वो है 1/ln की वैल्यू होती है e की पावर, जैसे 1/ln x इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x। e मतलब होता है एक्सपोनेंट, ये आप लोग एसी में पढ़े होंगे फिजिक्स में, एक्सपोनेंशियल।
ये आप लोग क्लास 11th में SHM में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर x है, यहां पे क्या है, ln a डिवाइड बाई a नॉट है। अब ये उधर जाएगा तो 1 अपॉन ln, समझ रहे हो ना? तो ये a डिवाइडेड बाई a नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन ln माइनस kt, मतलब e की पावर माइनस kt। और इसको अगर उधर पे लेके जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा a नॉट e की पावर माइनस kt। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये? समझाता हूं एक्सपोनेंशियल क्या होता है, शायद मुझे और बड़ा जगह चाहिए। ऐसा एक ऐसा ग्राफ जिसमें इनिशियली चीजें स्टार्ट तो हो रही है, मगर एकदम ज्यादा अचानक से ये, सॉरी गलत घूम गया, एकदम ज्यादा अचानक से ये इस तरीके से कम हो रहा है और ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये ऐसा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, है ना? आप गूगल करो एक बार, सब अपना मोबाइल निकालो और गूगल करो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल करके, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। करो तो, करने में क्या है भाई, ग्राफ, सिंपल ग्राफ, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। सेम ग्राफ ना आप लोग पढ़ोगे बायो में। एक बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल में, जब अनलिमिटेड फूड है तो वो इस तरीके से बढ़ता है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है पता है? ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि हर स्टेप बढ़ने पे आपका जो रिएक्शन है, जो नंबर है, वो दुगना हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक से कोई भी चीज क्या हो रही है, दो, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होगा, ऐसा समझो। अब दो से वो कितना होगा, चार, चार से, गलत, चार से आठ होगा ना शायद, हाँ आठ से ही है, चार से आठ होगा, और आठ से 16। अब इस तरीके से जब बढ़ता है ना, तो ऐसे ग्राफ को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। मतलब मात्रा सीधा डबल होती जा रही है। अब एक बैक्टीरिया है, मान लो जाए 19वें मिनट में उसकी संख्या यदि 16 है और वो हर मिनट डबल हो रहा है, तो 1 घंटे बाद उसकी संख्या कितनी होगी आप सोच सकते हो? सोच भी नहीं सकते। हर मिनट उसकी संख्या डबल हो रही है, हर मिनट उसकी संख्या डबल हो रही है, और 19वें मिनट पे उसकी संख्या 16 है, तो 20वें मिनट में वो कितने हो गए, 32। 21 मिनट में कितने हो गए, 64। ऐसे करके जब आप 1 आवर तक पहुंचोगे ना, तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, पावर में कई गुना। दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। गूगल किए, दिखा? तो इतना बड़ा ग्राफ ना बना के इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, मतलब समझ जाना कि ये ग्राफ किसका है भाई, एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, इतने में नहीं बता पाता मैं, आप लोग इसको पैराबोलिक या हाइपरबोलिक समझ लेते, इसीलिए मैं लंबा थोड़ा लेके गया। कौन सा ग्राफ है ये, एक्सपोनेंशियल, नाम याद रखना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉग में ही आएगा। इसको बोलते हैं, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे बायो में, डेट इज कॉल्ड द लॉगरिथम ग्रोथ, नाम है इसका, ग्रोथ लॉगरिथम हो रहा है, पढ़े होंगे बायो में शायद। कौन से चैप्टर में है, इवोल्यूशन में, उसी में ना, इवोल्यूशन में, ग्रोथ, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में, हाँ ठीक। उसमें देखना आप लोग बायो वाले हो तो आप लोग और जल्दी समझ जाओगे कि कैसे होता है ग्रोथ। लॉगरिथम ग्रोथ बोलते हैं इसको। एक चैप्टर हुआ करता था किसी जमाने में कि बर्थ एंड डेथ करके, है ना, जिसको अपन टोपोलॉजी और जो है पॉपुलेशन के नाम से जानते थे। अब वो डिलीट हो गया है, वो चैप्टर है, ठीक है, तो है, उसमें पढ़ लेना आप लोग, क्लास 12th में है, लास्ट के 4 चैप्टर बायो,
हाँ, लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना बायो, उसी से 20 से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये ग्राफ किसका था जी? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अब देखो मैं इस बार ना आर और ए के बीच में ग्राफ खींचना चाहता हूं, ग्राफ नंबर 3। ये कौन सा था? ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 3 आर और ए के बीच में। आर एंड नहीं लिखते, अक्सर वर्सेस लिखते हैं, ऐसा पता है ना ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर। तो यार आर इज इक्वल्स टू क्या होगा यार? के और ये ए की पावर 1 होगा क्या यार? तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए, सिंपल। अबे के तो कांस्टेंट है ना बे, तो ये ए आ गया। तो ग्राफ कैसा आएगा? ये आर है, ये ए है, ग्राफ कैसा आएगा? स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका? ए, पता है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्लोप देखने का तरीका आपको बताया था, अभी खत्म नहीं हुआ है, बचा है अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, अर्धायु काल। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ एक ऐसा समय है जिसमें ए को आप क्या मानोगे? ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, और टी को आप क्या मानोगे? टी हाफ। चेक करते, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ log 10 a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा, ये कट गया, ऊपर आ गया 2.303 इंटू log 10 2 अपॉन टी हाफ। मेरे को तो टी हाफ की वैल्यू चाहिए, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। टी हाफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 log 10 2। log 10 2 की वैल्यू आपको याद करा चुका हूं, 0.3010 डिवाइड बाय के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड 0.693। आप ये सब चीजें अपने कैलकुलेटर से कर सकते हो। दैट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है अपने इनिशियल का आधा कितने समय में होगा, एक फिक्स टाइम में हो। देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि ना तो ये ए पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ी देर पहले हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी देखा, वो ए पे डिपेंड कर रहा था, अगर ये ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या? अजीब बात है। तो नॉट डिपेंड्स अपॉन ए, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा तो चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। सर किसका किसका ग्राफ बनाना है? एक तरफ कंसंट्रेशन रखो और एक तरफ टी हाफ। तो आप देखोगे ये आ रहा, नॉट चेंज, हर बार वैल्यू ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है? 0.693 डिवाइड बाय, करके देख लो ना, आप करके देख लो। अगर आप 0.693 और के ही आएगा भाई, इसमें क्या सोचना है, ये एक कांस्टेंट आ रहा है, तो ये है फॉर कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है? वो कौन सा है? जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ, बाकी जितना भी आपने पढ़ा है वो सबका हाफ लाइफ डिपेंड करता है, और इसका हाफ लाइफ नहीं करता। तो आज की कहानी यहीं तक, नोट करो और जाओ।